हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा मुद्दा होगा जो आपके आर्थिक बजट यानी परिवार के जो बजट होगा उसको पूरी तरह प्रभावित करेगा। तो यह बिंदु सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यह आपका आपके परिवार से जुड़ा हुआ है और आर्थिक बजट, याद रखिएगा, आर्थिक बजट से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो यह बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। आइए, हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंडोनेशिया का पाम तेल संकट। इंडोनेशिया का पाम तेल संकट और भारत पर इसका प्रभाव। यानी क्या है? तो इंडोनेशिया पर पाम तेल संकट यानी कौन सा तेल? तो नारियल का तेल, इसे कहते हैं ताड़ का तेल। ये क्या है, या भारत को और भारत के परिवार यानी भारत के आर्थिक बजट को किस तरह प्रभावित करेगा, इसकी चर्चा करें। हमने तेल संकट की बात की तो सबने सोचा होगा कि खाद्य तेल की, यानी खाद्य तेल कौन से तेल? तो सरसों के तेल या तिल के तेल की चर्चा की गई होगी, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं पेट्रोल डीजल की बात की गई होगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को एनर्जी यानी काम करने के लिए खाद्य तेल की आवश्यकता होती है। तो खाद्य तेल यही नहीं कि सरसों का तेल, तिल का तेल ही होता, और सारे तेल होते हैं। कुछ ऐसे भी तेल होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। यानी प्रत्यक्ष रूप से जैसे सरसों का तेल हम स्वयं यूज करते हैं, सामने पता भी चलता है। यानी कुछ ऐसे भी तेल होते हैं जिनका प्रयोग हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जिन्हें पता नहीं चलता कि हम उस तेलों का यूज कर रहे हैं। आज हम उन्हीं तेलों के बारे में बात करेंगे। कौन से तेल? तो 3 तरह के तेल कौन कौन से? पाम ऑयल, सूरजमुखी तेल और सोयाबीन। याद रखिएगा, कौन कौन से तेल की चर्चा? पाम ऑयल यानी पाम तेल, दूसरा कौन सा है? सूरजमुखी का तेल, और तीसरा कौन सा है? सोयाबीन ऑयल यानी सोयाबीन का तेल। आज यही 3 बिंदु होंगे हमारी चर्चा के, यानी इनके महंगाई क्यों बढ़ रही है, इन पर आने वाले समय में महंगाई क्यों बढ़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों अगर तेल की बात की जाए, सबसे ज़्यादा विक्रय या क्रय विक्रय या आयात निर्यात किसका होता है? तो इन्हीं तेलों का। सर्वाधिक कौन सा? पाम ऑयल, दूसरे पर सूरजमुखी का तेल, तीसरे पर सोयाबीन का तेल। तो इन सभी का प्रभाव भारत पे कैसे पड़ रहा है, इसकी चर्चा करें। तो ध्यान दीजिए, पाम ऑयल की अगर बात की जाए, मान लीजिए पाम ऑयल इधर लिखते हैं, इधर कौन सा पहले स्थान पर कौन सा है? तो पाम ऑयल। यानी बिक्री में, यानी भारत सबसे ज़्यादा कौन सा तेल खरीदता है? तो पाम ऑयल। दूसरा कौन सा है? तो सूरजमुखी तेल, सूरजमुखी का तेल। और तीसरा कौन सा है? तीसरे की बात की जाए तो तीसरा है सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ये 3 प्रमुख तेल हैं जो भारतीय लोग विदेशों से यानी दूसरे देशों से खरीदते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदते हैं। अब अगर बात की जाए इनका सबसे बड़ा उत्पादक पाम ऑयल का, तो बात की जाए किसका? इंडोनेशिया। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया। अगर बात की जाए सूर्यमुखी के तेल की तो कौन सा देश फर्स्ट पर है? तो यूक्रेन
दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? रूस। ध्यान दीजिए, ये वही यूक्रेन है, यही वही रूस है जो युद्ध में शामिल है, यानी जिन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। अगर बात की जाए सोयाबीन ऑयल की, तो दक्षिण अमेरिका के देश आता है, यानी कौन सा महाद्वीप? तो दक्षिण अमेरिका। ध्यान दीजिए, इस दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली आदि प्रमुख देश हैं जो किसका उत्पादन करते हैं? तो सोयाबीन ऑयल का। ध्यान दीजिए, इनमें क्या प्रॉब्लम है जिससे भारत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, सूर्यमुखी के तेल की। ध्यान दीजिए, सूर्यमुखी का तेल क्या है? रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है, तो ये दोनों देश आपस में युद्ध में बिजी हैं, यानी एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं। ऊपर से थोड़ा बहुत जो व्यापार हो भी काला सागर के माध्यम से होता है, काला सागर, अरब सागर से होते हुए, सूएज नहर से होते हुए भारत पर भी आता है। लेकिन क्या है, काला सागर में ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, जिससे क्या हो गया है, इस सूर्यमुखी के तेल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सूर्यमुखी का तेल भारत में नहीं आ पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब नहीं आ पा रहा है, भारत में ही है, तो कम होगा, तो उसको चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा पैसे दे, जो बेचने वाला होगा व्यक्ति, वो क्या करेगा, ज़्यादा पैसे में उसको बेचेगा, तो महंगाई अपने आप बढ़नी है यहाँ पे। अब बात की जाए सोयाबीन ऑयल की, यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या पड़ गया है? सूखा पड़ गया है। ध्यान दीजिए, सुन रहे ना, सूखा पड़ गया है, जिस वजह से यहाँ का सोयाबीन जो उत्पादन था वो घट गया है। अब सोयाबीन का उत्पादन घट गया है, तो निश्चित बात है कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो यहाँ के रहने वाले, वो भी सोयाबीन ऑयल का उपयोग करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत में ही चाहने वाले हैं इसके, वहाँ पर भी होंगे इसके चाहने वाले, यानी सोयाबीन के चाहने वाले, तो वो लोग भी सोयाबीन ऑयल का यूज करते होंगे। अब उत्पादन कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन कम हो रहा तो वहाँ भी खाया जाता होगा, फिर जो थोड़ा बहुत बचेगा वही बेचा जाएगा। अब यहाँ पे निश्चित बात है, जो यहाँ की बिक्री है, जो भारत खरीदता होगा या अन्य देश खरीदते होंगे, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित बात है, सोयाबीन तेल महंगा होना तय है, अभी महंगा है और भी महंगा होगा, यानी सोयाबीन ऑयल निश्चित है, जब तक सूखा समाप्त नहीं होता तब तक महंगाई की मार सभी को झेलनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरे की मुख्य बात करें, पाम ऑयल। हम चर्चा तो कर रहे हैं सबकी, लेकिन ध्यान दीजिए, अब हम सोचेंगे पाम ऑयल तो का उपयोग हम करते ही नहीं, पाम ऑयल का उपयोग हम करते नहीं, तो हमें क्यों परेशान होना, क्योंकि हमारे रसोई घर में पाम ऑयल यानी नारियल के तेल का उपयोग कोई होता नहीं। पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अनजाने रूप से पाम ऑयल का बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि कह सकते हैं जो हमारे रसोई घर में भी तेल प्रयोग किया जाता है, सरसों का तेल, उससे कहीं ज़्यादा हम पाम ऑयल का प्रयोग करते हैं। सरसों के तेल का उपयोग मात्र हम खाने में करते हैं, लेकिन पाम ऑयल का उपयोग आप जानेंगे कहाँ यूज होता है तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कहाँ पर होगा। आप दिन भर में जितने भी काम करते हैं, जो सर्फ, शैम्पू, साबुन, तेल और जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे और आप खाते हैं फ्राई किया हुआ, जितना भी सामान खरीद रहे हैं, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, जो भी कुछ खा रहे हैं, इन सब में क्या मिला हुआ है, तो पाम ऑयल मिला हुआ है। यहाँ चौंक गए ना, क्योंकि सरसों का तेल तो हम मात्र दिन में 1 बार या 2 बार करते हैं, लेकिन इन सब का उपयोग तो हम आने वाली हर एक चीज़ में करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर पाम ऑयल प्रभावित होगा तो निश्चित बात है सभी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि बिस्कुट, निरमा, चाय, जो भी हो, सब कुछ पर, यानी सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। यानी साबुन पर भी जो हम महंगाई देखेंगे वो साबुन पर भी नज़र आएगी, जो फ्राई किए वाले जो प्रोडक्ट होंगे, जो चिप्स कुरकुरे होंगे, उन सब पर भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि
एक ही पाम ऑयल बंद हुआ तो एक ही वस्तुओं पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी सभी वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा, यानी सभी वस्तुएं महंगी होनी तय है, यानी महंगाई बढ़नी तय है। आइए हम पाम ऑयल की चर्चा करें, इस पर क्या संकट है, इसके साथ मुख्य दो समस्या है। पहले ध्यान दीजिएगा, जो इंडोनेशिया देश है, हम इंडोनेशिया से खरीदते थे, पहले हम इंडोनेशिया की चर्चा करें। इंडोनेशिया के साथ दो समस्याएं चल रही हैं। इंडोनेशिया पहले क्या करता था, गल्फ कंट्री से पेट्रोल डीजल यानी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल खरीदता था। लेकिन क्या है, गल्फ कंट्रियां पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही हैं, तो यह भी परेशान हो गई। सोचता भाई साहब कितना दाम बढ़ाएंगे, क्यों ना हम इसका सॉल्यूशन, जैसे भारत अभी देखिए पेट्रोल दाम को लेकर जागरूक है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने से प्रारंभ कर दी, इलेक्ट्रॉनिक बसें, इलेक्ट्रॉनिक कारें ऐसे करके बनाना प्रारंभ कर दिए। उसी तरह क्या है, इंडोनेशिया भी सोच रहा है क्यों ना मेरे पास जो है मैं उसी का उपयोग करके वाहनों को चलाने में करूं। तो यहाँ की सरकार ने तय किया कि जो वाहन चलाने के लिए उपयोग किए जाएंगे उसमें जितना भी उत्पादन होगा उसका 30%, ध्यान दीजिए कितना परसेंट, 30% पाम ऑयल का उपयोग किस में किया जाएगा, वाहनों में। 30% जो व्यक्ति बेचता था वही क्या हो गया, 30% किस में प्रयोग किया जाएगा, वाहनों में। वाहनों में कोई नई टेक्निक अपनाई जाएगी जिसके चलते क्या किया जाएगा, उसमें पाम ऑयल का उपयोग करके वाहनों को चलाने में प्रयोग किया जाएगा। 30% यहाँ से खत्म। और दूसरी समस्या क्या है, इसने क्या किया, पाम ऑयल की बिक्री पर टैक्स लगा दिया। 30% खत्म वहां से, और यहां पर टैक्स भी लगा दिया। ध्यान दीजिए 30% यहां से खत्म किया, यानी बेच नहीं सकते, उसके बाद जो भी बेचोगे उस पर टैक्स लगा दिया। तो जाहिर सी बात है जो बेचा जाएगा उस पर टैक्स लगेगा तो ज़्यादा दाम में हो जाएंगी वस्तुएं, यानी महंगाई निश्चित है बढ़ गई। उसके बाद ध्यान दीजिए इंडोनेशिया और मलेशिया बचता है। ध्यान दीजिए अगर मलेशिया की बात करें, मलेशिया में क्या होगा, मलेशिया में अपेक्षा के दूसरे स्थान पर तो है लेकिन इंडोनेशिया के जितना नहीं होता। और याद रखिएगा मलेशिया अकेले उत्पादक करने वाला देश होगा। अगर ये 10 किलो उत्पादन करेगा, अब 20 किलो मांगने वाले रहेंगे तो यह भी अपने महंगे भाव में बेचेगा। जैसे एक किसान की बात करें, एक किसान के पास 2 कुंटल गेहूँ है और उसको खरीदने वाले 10 लोग आ जाएं, भाई मुझे दो, तो किसान क्या करेगा कि हम उसी को देंगे जो मुझे अच्छा दाम देगा, मुझे ज़्यादा दाम देगा। तो इस वजह से होड़ लग जाएगी उन 10 में, क्या होगा कि मैं लूँगा, जिसको ज़्यादा पास पैसे होंगे वही ले सकता है। तो याद रखिएगा इस तरह करके भी दाम महंगाई बढ़ेगी। तो निश्चित बात यह तय है कि आने वाले समय में इन ऑयलों के दाम बढ़ने वाले हैं, और इन ऑयलों के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित बात हमारी जो दिनचर्या की प्रत्येक वस्तुएं हैं उन सब के भी दाम बढ़ेंगे। अभी आप देखते होंगे साबुन का प्राइस 20 रुपये से 30 रुपये हो गया। जो नॉर्मल साबुन मिलता है था 20 रुपये का, उसका दाम 1 महीने में लगभग 30 रुपये हो गया। यहीं पर नहीं, ये और बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, ये और बढ़ेगा, इसकी मार झेलनी पड़ेगी। आप सोचे होंगे इसका जिम्मेदार कौन, सरकार जिम्मेदार। ध्यान दीजिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। क्यों? अब वो सरकार यही कर सकती है, उन लोगों से बात कर सकती है कि क्या सही है क्या नहीं, कि ऐसे करना चाहिए। भाई आप जैसे आप अपने खुद के मालिक हो, दूसरे के घर के मालिक थोड़ी हो। आप दूसरे को केवल सलाह दे सकते हैं, जो उसकी इच्छा करेगी वही करेगी। सरकार ने इंडोनेशिया और भी देशों से बात की, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो भी देश से खरीदे जाते हैं उनसे बात की, और रूस और यूक्रेन से तो युद्ध ही चल रहा है। अब क्या इसको रोकने के कोई उपाय हैं? बिल्कुल हैं। देखिए एक तो मार झेलनी पड़ी कोरोना की। कोरोना तो एक प्राकृतिक आपदा थी, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है ये मानवकृत आपदा है, यानी मानव द्वारा फैलाई गई एक कह सकते हैं महामारी या विपदा है, एक बहुत बड़ी विपदा है। तो रूस और यूक्रेन अगर युद्ध समाप्त कर दें तो यहाँ से भी सूर्यमुखी के तेल का विक्रय प्रारंभ हो जाएगा, यानी आयात निर्यात प्रारंभ हो जाएगा।
तो निश्चित बात है थोड़ा बहुत बोझ जो होगा कम पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, यानी सरकार को चाहिए, यहाँ पर भी सरकार को मेहनत करनी चाहिए कि जो खाद्य तेल उत्पादन है या तेल उत्पादन जो भी हैं उनको खेती में बढ़ावा देना चाहिए, यानी किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो तेल उत्पादक वाली चीज़ों का विक्रय या उनका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में करें। हमने एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात कर ली। उम्मीद करते हुए या मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को जितना से अधिक हो सके शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, देखिए इसको। मिलते हैं अब अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।